हेलो फ्रेंड्स, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग 2017 का प्रश्न पत्र हल कर रहे थे और उसके 15 क्वेश्चंस हम लोग हल कर चुके थे और मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया था कि हमें वो सॉल्व कैसे करना चाहिए। तो उसी के आगे का भाग मैं आपके लिए आज फिर लेके आई हूँ। हम आगे के 15 क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। तो हम कहाँ थे जी। हमने 15th क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड हम बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन पे। उसमें लिखा है मैक्रोम शब्द संबंध है। देखिए, मैक्रोम शब्द, वैसे ये मैक्रोम नहीं है, मैक्रम है। मैक्रम ऐसा होता है, वो धागों से गूंथ के एक तरह का आर्ट होता है, वो बनाया जाता है। तो किसने बनाया? देखें, हेनरी मातिस। देखिए, हेनरी मातिस हमको पता है जंगलबाद के कलाकार हैं, तो उनके उसमें तो ये नहीं हो सकता कनेक्ट। पीलो पोचकुन ये स्कल्पचर हैं। मृणालिनी मुखर्जी ये स्कल्पचर हैं, लेकिन साथ साथ ये सब काम भी करती हैं। और अमरनाथ सहगल ये भी एक स्कल्पटर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मृणालिनी मुखर्जी, क्योंकि वही मैक्रम का काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। रंगीन लिथोग्राफी के आविष्कार के पश्चात फ्रांस में पोस्टर के जन्म में किनका हाथ था? रंगीन लिथोग्राफी का जन्म हुआ था, जर्मनी में हुआ था इसका स्टार्टिंग, लेकिन फ्रांस में पोस्टर का निर्माण शुरू कर दिया था इसके बाद ही, जब रंगीन लिथोग्राफी आई थी। तो उसका जन्म किनका हाथ था? तो ये हैं आई थिंक जुल्स शेरे, ये आएंगे। इन्हीं ने ही पोस्टर का निर्माण फ्रांस में किया था। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? देखिए, ग्रेफाइट शब्द स्केच से, ग्रेफिटो स्ट्रीट आर्ट, स्प्रे पेंटिंग, ये सीधे ही सीधी है। देखिए, सीधे दिख रहा है आपको। ग्रेफिटो से ही, मतलब इन जनरली जब कोई वर्ड जिससे नियुक्त होता है तो वो उसके इक्विवेलेंट दिखता है, तो ग्रेफाइट और ग्रेफिटो साथ में दिख रहा है आपको। बट फिर भी मैं कहूँगी ग्रेफिटो शब्द से इसकी नियुक्त वो हुई थी। ग्रेफाइट शब्द की व्युत्पत्ति ग्रेफिटो से हुई थी। ग्रेफिटो मतलब जो स्ट्रेच्ड, एक स्ट्रेच्ड खिंचाव, उसका मतलब ये होता है इटालियन शब्द का। तो ग्राफिटी जो हम जानते हैं, ग्राफिटी वॉल आर्ट है, और वो उसका मतलब ये होता है कि हम डिज़ाइन को या जो भी हम कुछ लिख रहे हैं, फ़ॉन्ट्स को हम बिल्कुल स्ट्रेच फॉर्म में शो करते हैं। तो वही ग्राफिटो वर्ड से हुआ है उसका इन्वेंशन। तो ये सिंपल है ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिटो। आगे देखते हैं। बहाउस मतलब बहाउस अभिकल्पना आंदोलन किस शैली के संदर्भ में नहीं था, अपितु उसका संबंध है? बहाउस अभिकल्पना आंदोलन किस शैली के संदर्भ में नहीं था, अपितु उसका संबंध है। मतलब उसका अच्छा, वो किस एक डिज़ाइन मूवमेंट था बहुआस, और वो उसका संबंध किससे था? तो देखिए, रूप तथा क्रियान्वय, चिंतन तथा अंत ज्ञानता, विषय वस्तु तथा विचार, और विजन तथा सामाजिक सुधार। देखिए, बहाउस जो एक डिज़ाइन मूवमेंट था, वो उनका वो जर्मनी में जो बना था, तो उसका मेन ही काम था फॉर्म एंड फंक्शनैलिटी। मतलब फॉर्म पे ध्यान देते थे। फॉर्म को वो लोग, जैसे आजकल डिज़ाइंस में बहुत सारे ऑर्नामेंटेशंस और बहुत सजावट और ये सब होता था, तो बहाउस मूवमेंट में जो था वो उन लोगों ने यही किया था कि जो हम उसको बिल्कुल सिंपल करें। तो फॉर्म और फंक्शनलिटी, मतलब जो रूप है, रूप पे उन्होंने ध्यान दिया था। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा रूप तथा क्रियान्वयन। थोड़ा मुझे हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम आता है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लिश में आते हैं। एन इफेक्टिव लोगो should be timeless. It will endure the ages. Probably the best example of timeless logo is, देखिए, हम ऐसा बोलते हैं कि कोई भी लोगो है वो तभी इफ़ेक्टिव होगा जब उसमें टाइम कम लगेगा बनाने में, बहुत टाइमलेस कम होगा। तो इन चारों में से
किसका लोगो ऐसा है जो टाइमलेस है, जिसमें समय बहुत कम लगता है? तो पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप लोगो और केएफसी लोगो। देखिए ये इसीलिए मैं कहती थी कि एडवर्टाइजमेंट का जो भी कैटेगरी है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब बताया था तो यही बताया था कि एडवर्टाइजमेंट की जो कैटेगरी है उसके लिए हमको एक अटेंटिव, हम अपनी आजकल की दुनिया में कितने अटेंटिव हैं वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो हमने इन सब के लोगो देखे हैं, तो हम देखते हैं कि कोका कोला, थम्स अप, केएफसी, इन तीनों के लोगों में राइटिंग पे लिखा हुआ है। जैसे कोका कोला, थम्स अप, मतलब जैसा ऐसा का ऐसा उस लोगों पे लिखा हुआ है, लेकिन पेप्सी में हम देखते हैं एक बॉल वाला सिंबल रहता है। अब मैं यहाँ पे लेके तो नहीं आ सकती, बट मैं बता रही हूँ आपको कि एक बॉल वाला सिंबल रहता है, दैट इज़ द टाइमलेस, कि वो बहुत कम समय में बन जाए। तो इसलिए इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा पेप्सी। ठीक है, पेप्सी लोगो। अब आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब देखिए ये वाले क्वेश्चंस को ही मैं बोल रही थी कि हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसके लिए हम देखते हैं। देखिए अब इसमें चिट्टो प्रसाद, ललित मोहन, हरेन दास और कंवल कृष्ण। देखिए अब चिट्टो प्रसाद जी को हम जानते हैं, ये सब प्रिंट मेकर्स हैं, प्रिंट मेकिंग्स में काम करा है इन्हें। चिट्टो प्रसाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है हमने, तो वाटर कलर प्रिंट मेकिंग में काम करते हैं। मान लीजिए कि मैं इसमें से सिर्फ 2 आर्टिस्ट 3 आर्टिस्ट के ना का ही जानती हूँ, उसी का पढ़ रखा है हमने। ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमें जब भी सीक्वेंस में करा है तो हमने चारों आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा हो, नहीं ज़रूरी है। तो ये चिट्टो प्रसाद जी हैं, तो इनका कुछ मिड 20th सेंचुरी में शायद तब के हैं ये आर्टिस्ट। तो चिट्टो प्रसाद से और हरेन दास हैं, हरेन दास कुछ उसके बाद के ही हैं प्रिंट मेकर्स। तो हमको ये पता है कि चिट्टो प्रसाद पहले आएंगे और हरेन दास बाद में आएंगे। तो जिनमें हरेन दास चिट्टो प्रसाद से पहले है वो तो एडिट हो जाएगा, मतलब 2 वाला तो हट ही जाएगा। सेकेंडली मुझे ये भी पता है कि ललित मोहन जी बहुत पहले के, ललित मोहन जी का टाइम 19वीं सदी का है। ऐसा मतलब एकदम डेट देखिए याद नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि उनका समय 19वीं सदी का है। तो चिट्टो प्रसाद से पहले ही ललित मोहन आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला भी हट गया आपका, क्योंकि ललित मोहन उसमें बाद में आ रहे हैं, और फोर्थ वाला भी हट गया, और हमारा आंसर सीधे सीधे क्या हो गया, थर्ड वाला, कि ललित मोहन जी उनसे पहले आएंगे। चिट्टो प्रसाद कंवल कृष्ण के बारे में अगर हमें कुछ पता भी नहीं है, अगर मान लीजिए उनके बारे में हमने पढ़ा भी नहीं, तो भी हमारा आंसर देखिए फाइंड हो गया। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हमको सब पता हो। अब नेक्स्ट देखते हैं 22। इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। ये सब प्रिंटिंग प्रोसेस हम ग्राफिक्स में पढ़ते हैं इसको। तो देखिए इसमें दिख रहा है मुझे कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है, हम जानते हैं ये सबसे पुरानी है। तो सबसे पुरानी है मतलब एक तो सीधे मैं तो कहूँगी कि बिना देखे ही मैं टिक कर दूँगी कि जहाँ वो सबसे पहले है वही आंसर होगा, बट हमें क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम ये देखते हैं कि वुड प्रिंटिंग प्रेस हमको सबको लर्न है 1440 में आया था AD में, और उसके बाद ही एचिंग आया। ठीक है, ये तो भी हमको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस एचिंग से पहले है। तो देखिए ये भी हमारा क्वेश्चन पहले ही हम तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से कंफर्म थे, बट फिर भी प्रिंटिंग प्रेस क्योंकि एचिंग से पहले ही इन्वेंट हुआ था और एचिंग उसके बाद हुआ था, दैट मीन्स फर्स्ट आंसर बिल्कुल सीधा सीधा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत स्कोरिंग होते हैं अगर हम थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं। इनको भी, ये आर्टिस्ट हैं, इनको भी उसी ऑर्डर में जमाना है, पोस्टिन, रूबेंस, रेम्ब्रांड और टाइटियन। ठीक है, हम इन सब चीज़ों में हमारी टाइमलाइन बहुत हेल्प करती है। हमको पता है कि रेनेसेंस पुनरुत्थान का समय बरोक कला से पहले का था। ठीक है, तो पुनरुत्थान के आर्टिस्ट भी बरोक आर्टिस्ट से पहले के होंगे। तो मान लीजिए मुझे पोस्टिन के बारे में तो कोई जानकारी ही नहीं है कि वो कौन है। मुझे तो जानकारी है रेनेसेंस मतलब पुनरुत्थान और बरोक, ये 2 पढ़ा है और उन्हीं के बारे में जानकारी है। तो हमें पता है कि पुनरुत्थान बरोक के पहले आया था, तो इसलिए जो टाइटियन है वो रूबेंस और रेम्ब्रांड से पहले ही आएंगे। जिसमें भी रूबेंस और रेम्ब्रांड के बाद में टाइटियन है वो चीज़ एक्सक्लूड हो जाएगी। तो देखिए मैं तो इसमें तो सीधे ही सीधे बोल रही हूँ कि टाइटियन जिसमें भी बाद में है, मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इन तीनों में टाइटियन इन दोनों के बाद में है। तो ये तीनों ही एक्सक्लूड हो गए और हमारा सीधा सीधा आंसर 2 निकल जाएगा।
लेकिन इसको चेक करने के लिए एक और क्रॉस चेक ज़रूर करें, और उसको चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि हम जानते हैं बरोक में रेम्ब्रांट से पहले ही रूबेंस आते हैं, तो वो भी इसमें दिख रहा है कि रूबेंस रेम्ब्रांट से पहले हैं, तो हम इसका आंसर अपना सीधे सीधे सेकंड को टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हिंदी में, ठीक है। निम्नलिखित कला विद्यालयों को स्थापन अनुसार कलाक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमको सबसे पहले पता है, पहले मद्रास में हुआ था, फिर कोलकाता में हुआ था, फिर बॉम्बे में हुआ था। ये 3 मेन आर्ट स्कूल हुए थे। तो जहाँ पे ये 3 सीक्वेंस में दिख रहे हैं, जबकि थर्ड पे दिख रहा है, तो यही हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। इसमें कोई डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है। अब 25वें पे आते हैं। दिल्ली के प्राचीन शहरों की काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। अब दिल्ली के जो प्राचीन शहर है वो जब जब बने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो देखिए इसमें मुझे पता है फ़िरोज़ाबाद सबसे नया है, तो फ़िरोज़ाबाद उसमें मैं 3 तो हटा ही दूँगी क्योंकि फ़िरोज़ाबाद ही आएगा लास्ट में, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि कम पड़ा है। तो सिरी पहले बना था, तो सिरी, फिर तुगलकाबाद, फिर जहाँपना और फिर फ़िरोज़ाबाद, तो इसका आ जाएगा आंसर फर्स्ट। इसको मैं इतना होता है इसमें थोड़ा सा। आगे 26, देखिए इसमें भी टाइमलाइन बहुत अच्छी यूज़ होगी। स्टोनहेंज, सिटी ऑफ उर, टेम्पल ऑफ ज़्यूस ओलंपियन और टेम्पल्स ऑफ खूंस। देखिए जिसने ग्रीक पढ़ा होगा तो उसको सबसे पहले पता ही है कि टेम्पल ऑफ ज़्यूस ओलंपिया ग्रीक का है, ठीक है। तो टेम्पल ऑफ ज़्यूस ओलंपिया तो सबसे लास्ट में आएगा, तो सीधे सीधे जो वो सबसे लास्ट में है वो सेकंड आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टोन है, सिटी ऑफ उर और टेम्पल ऑफ खूंस, ये प्रागैतिहासिक काल और इजिप्ट एंशिएंट प्राचीन काल का है। तो सिटी ग्रीक जो है वो सबसे आखिरी में ही आएगा, तो सीधे सीधे सेकंड है। और दूसरी बात, स्टोनहेंज हमको पता है ये प्रागैतिहासिक काल का बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, तो स्टोनहेंज पहले आएगा। तो स्टोनहेंज पहले और ज़्यूस ओलंपिया बाद में। अगर हमें इन दोनों का कंफ्यूजन भी होगा क्योंकि इजिप्ट और मेसोपोटामिया साथ साथ डेवलप हुई थी, तो भी हमारा ये आंसर बहुत अच्छे से हम फाइंड कर सकते हैं, जिसका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है। तो देखिए इसमें भी हम यही देखते हैं। मान लीजिए कि इसमें मैंने हैंसन के बारे में मैं नहीं जानती कि ये कौन है, एंड माइकल एंजेलो डोनाटेलो हमें पता है ये हमारे रेनेसेंस पुनरुत्थान के समय के हैं, लेकिन डोनाटेलो अर्ली मतलब प्रारंभिक पुनरुत्थान के हैं और माइकल एंजेलो चरम पुनरुत्थान के। तो डोनाटेलो माइकल एंजेलो से पहले ही आएंगे, तो पहले आएंगे, दैट मीन्स 1 और 2 तो हमारा हट गया है, 3 और 4 में से आंसर है। और डेविड स्मिथ हम सब जानते हैं कि वो एक्सप्रेशनिज्म एब्स्ट्रैक्ट इसमें काम करे हैं इनने, तो ऐसे ही आंसर इसमें डेविड स्मिथ इन दोनों के बाद में ही आएगा। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, थर्ड वाला, डोनाटेलो, माइकल एंजेलो, डेविड स्मिथ एंड हैंसन, क्योंकि हैंसन पॉप आर्ट से रिलेटेड है, मतलब वो उनसे भी मॉडर्न है, दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं। डांसिंग गर्ल, त्रिमूर्ति, चौरी बियरर, नटराज, ये जो है ये सब मूर्तियां हैं। डांसिंग गर्ल सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता की है, तो देखिए ये तो इससे तो हम नहीं कर सकते, लेकिन चौरी बियरर मौर्य काल का समय है, तो मौर्य काल का समय उसके बाद में ही आएगा। तो 2 या 3 में से हमारा आंसर सही है, लेकिन त्रिमूर्ति और नटराज में बिल्कुल कन्फ्यूज़न होता है कि भाई त्रिमूर्ति पहले आएगा कि नटराज पहले आएगा। तो देखिए बादामी में नटराज था, तो बादामी पहले थी और एलिफेंटा बाद में, तो पहले नटराज और फिर त्रिमूर्ति, तो आंसर आ जाएगा हमारा ये थर्ड वाला, ठीक है। आगे ये एक रोमन उस पर वो है, मतलब फ़ॉन्ट्स जो हमारे ग्राफिक्स में आता है वो उसका है कि वो कब अपीयर्ड हुए थे पहले। तो इसमें तो सबसे पहले का गरामंड है,
फिर फ्यूचुरा आया था, फिर टाइम्स न्यू रोमन और फ्रूटिगर जो सबसे मॉडर्न है। तो ये थर्ड वाला आंसर इसका आएगा। इसको ये थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी होता है इसमें। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी, और अदर कैटेगरीज मतलब, क्योंकि क्वेश्चंस चूज़ द करेक्ट में, मैच द कॉलम में और सीक्वेंस अरेंज क्रोनोलॉजिकल बहुत सारे टाइप में आते हैं। तो वो अदर कैटेगरी के लिए भी इसके आगे के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, घर पे रहें, सेफ रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।